हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बीईसी। और बीईसी का मतलब क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बोस एक साइंटिस्ट का नाम है, एस.एन. बोस, एस.एन. बोस, दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस, जो एक इंडियन साइंटिस्ट। जबकि आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, यानी इन दोनों ने मिलकर एक नए सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का प्रिडिक्शन किया, और इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का नाम इन्होंने बीईसी दिया। ठीक है, बीईसी क्यों दिया? इन द रेस्पेक्ट ऑफ एस.एन. बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन इट वाज कॉल्ड बीईसी। इसी कारण जो है इस सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का नाम बीईसी दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो तीन केस आ रहा है। इस दो तीन केस को हमें क्या करना है? डिटेल्ड में स्टडी करना है। हालांकि इसका डिटेल्ड स्टडी हायर क्लास में किया गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीईसी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन तो खैर आप जान रहे हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है। अब यहाँ पर कंडेंसेट जो है, कंडेंसेट एक वर्ड जो है, जो वर्ड कंडेंसेशन से लिया गया है। ठीक है, कंडेंसेट जो वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है? कंडेंसेशन से लिया गया है। ठीक है, एक चीज हमें ये समझना है। दूसरा चीज हमें क्या समझना है, अभी मैंने क्या बताया कि बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिलकर एक नए एटम का प्रिडिक्शन किया। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने क्या किया? प्रिडिक्शन किया, एक नए एटम का प्रिडिक्शन किया। कैसे एटम का? तो ये जो एटम होता है वो क्या होता है? सुपर कूल्ड एटम, सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम, सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का इन्होंने प्रिडिक्शन किया, और इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम को इन्होंने बीईसी का नाम दिया। ठीक है, इन्होंने बीईसी का नाम दिया। तो अब हमें यह जानना है कि आखिर ये सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, मतलब कंडेंसेट जो वर्ड है वो क्यों यूज किया गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस अनएक्साइटेड एटम को ही क्या कहा जाता है? बीईसी का नाम दिया था। जबकि प्लाज्मा जो स्टेट था वो क्या था? हाईली एक्साइटेड स्टेट वाला था, एटम था। ठीक है, हाईली एक्साइटेड गैसेस सब्सटेंस था वो। ठीक है ना, हाईली आयोनाइज्ड गैसेस एक्साइटेड स्टेट था, उसको क्या नाम दे देते हैं हम? प्लाज्मा का नाम दे देते हैं। ठीक है, जबकि अब देखिए ये आपका क्या है? अनएक्साइटेड एटम है, सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम, इसी को हम क्या कहते हैं? बीईसी का नाम देते हैं। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पर कंडेंसेट का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, कंडेंसेट जो वर्ड दिया गया है वो कंडेंसेशन से लिया गया है, और कंडेंसेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम जानते हैं किसी गैसियस सब्सटेंस को जब हम कूल्ड करते हैं, जब किसी गैसेस सब्सटेंस को अगर हम कूल्ड करते हैं तो कूल्ड करने के बाद क्या होता है? ये लिक्विफाई होता है। ठीक है, ये लिक्विफाई होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, यानी एक चीज तो हमको समझ में आ रहा होगा कि आखिर बीईसी जो सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम है, इसको क्या किया जाता होगा? कूल्ड किया जाता होगा, मतलब कंडेंस किया जाता होगा। ठीक है, और इसी कारण इसका नाम जो है बीईसी दिया गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि गैस को हम क्या करते हैं? लिक्विफाई करते हैं, और किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहे तो प्रेशर हम बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, प्रेशर को क्या करेंगे? हाई कर देंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, यानी ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन लिक्विफाई अ गैस। किसी गैस को हम क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन, चाहे तो हम यहाँ पर प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चाहे तो प्रेशर को हम इंक्रीज कर देंगे, या चाहे तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे, चाहे तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, यानी इस तरह से ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई ए गैस। किसी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए जो अप्लाई होने वाला कंडीशन है वो कंडीशन क्या होता है?
इंक्रीजिंग प्रेशर और लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक, अब ध्यान से, लेकिन इस सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम के लिए जो टेम्परेचर हम लोअरिंग डाउन करेंगे, तो कितना टेम्परेचर लोअरिंग डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि बीईसी के लिए जो कंडेंसेशन प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे किसी गैसियस एटम के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ही टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर इट इज कूल्ड डाउन। वो टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी इसका मतलब यह है कि बीईसी के लिए जिस गैसियस एटम को हमें सुपर कूल्ड करना है, कूल डाउन करना है, लिक्विफाई करना है, उसके लिए जो हमें टेम्परेचर लेना होगा वो टेम्परेचर कितना लेना होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेना होगा। और इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा, -273.16 केल्विन। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर हम जानते हैं ये क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। यानी यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो बीईसी के लिए जो हमें टेम्परेचर जो लेना है वो टेम्परेचर कितना लेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेंगे, दैट मींस -273.16 केल्विन लेंगे। ठीक है, और इसी कारण जो है इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम सुपर कूल्ड टेम्परेचर का भी नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम कंडेंसेशन प्रोसेस करेंगे उसके लिए जो टेम्परेचर लेंगे वो टेम्परेचर कितना लेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेंगे, -273.16 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, मतलब सुपर कूल्ड टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, यानी इसी टेम्परेचर को सुपर कूल्ड टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब सोचिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि सुपर कूल्ड टेम्परेचर के साथ साथ, यानी जब इस गैसियस एटम को हमें जब कूल्ड करना है, कंडेंस करना है, लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई करने के लिए हम बहुत ही कम टेम्परेचर का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत ही डेंसिटी भी क्या चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। यानी एट लो डेंसिटी, एट वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इस गैसियस एटम को सुपर कूल्ड करने के लिए जो कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे वो कंडीशन क्या होना चाहिए, एट वेरी लो डेंसिटी एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर must be very low, that will be absolute zero temperature. Absolute zero is equal to -273.16 केल्विन, और डेंसिटी क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर डेंसिटी भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, इतना चीज समझ गए। यानी कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी गैसियस एटम को कूल डाउन करना, लिक्विफाई करना एट वेरी लो टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर डेंसिटी लो क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डेंसिटी किसी सब्सटेंस का लो होगा, अगर किसी गैसियस सब्सटेंस का अगर डेंसिटी अगर लो होगा, देन इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, तो हम उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी कारण इस सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का डेंसिटी जो है हम बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, जिस कारण क्यों कम रखते हैं कि जिस कारण इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, वो इजीली लिक्विफाई हो सके एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम के लिए डेंसिटी बहुत ही कम रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इसको इजीली लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन से गैसियस एटम का हम यूज करेंगे। ठीक है, किस गैसियस एटम का हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसको बीईसी का नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब कह रहा है व्हेन, तब इन्होंने क्या किया, व्हेन ए गैस ऑफ बोसॉन is cooled at very low temperature of about -273.16 Kelvin, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड at very
लो डेंसिटी, एट वेरी लो डेंसिटी। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम है, इसके लिए जिस गैसियस एटम का यूज करते हैं वो गैसियस एटम कौन है? तो आपका लिखा है क्या है? बोसॉन। ये क्या है? बोसॉन एटम। ठीक है, बोसॉन एटम क्या है ये बताएंगे। तो ये क्या है? बोसॉन एटम है। तो जब कह रहा है कि वेन ए गैस ऑफ बोसॉन एटम, जब बोसॉन एटम के गैस को जब सुपर कूल्ड किया जाता है, कूल्ड किया था, कंडेंस किया था एट वेरी लो टेंपरेचर ऑफ अबाउट -273.16 केल्विन, दैट मींस एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर एंड वेरी लो डेंसिटी, एट वेरी लो डेंसिटी, तो क्या होता है? देन it loses their identity, तो वो अपने आइडेंटिटी को लॉस करता है। ठीक है, then it loses their identity, वो अपने आइडेंटिटी को लॉस करता है and behaves just like a single atom, और ये एक सिंगल एटम जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, और ये एक सिंगल एटम जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, इसी सिंगल एटम को जो क्या होता है, एक है ना, जो अपने आइडेंटिटी को लॉस करता है और एक सिंगल एटम जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो जब ये सिंगल एटम जैसा बिहेव करने लगता है तो ये क्या होता है? अनएक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, सिंगल एटम जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये सिंगल एटम जैसा जब बिहेव करने लगता है तो इसको क्या कहते हैं? अनएक्साइटेड एटम का नाम देते हैं। इसे हम अनएक्साइटेड एटम का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये क्या होता है? अपने आइडेंटिटी को लॉस कर चुका है, लॉस करने के कारण इसको क्या कहते हैं? अनएक्साइटेड एटम का नाम देते हैं। और इसी अनएक्साइटेड एटम को हम BeC का नाम देते हैं, है ना। इसी अनएक्साइटेड एटम को हम BeC का नाम देते हैं। ठीक है, क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि इसको सुपर कूल्ड किया जाता है ना, सुपर कूल्ड किया जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर का, डेंसिटी कम होता है। इसी कारण जो है इस अनएक्साइटेड एटम को BeC का नाम देते हैं। और क्या करते हैं? इसे सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का नाम देते हैं। और इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम का मतलब क्या हो गया? BeC हो गया। यानी इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम को BeC का नाम दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दो। अब इस एटम के लिए डेंसिटी का कैलकुलेशन किया गया, टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया गया। मतलब क्या है कि इन दोनों से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिकल डाटास तैयार किया गया। ठीक है, और ये स्टैटिस्टिकल डाटास जो है वो SN बोस के द्वारा कैलकुलेट किया गया। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड डेंसिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड एक डाटा तैयार किया गया। और इसी डाटा को किसने तैयार किया? SN बोस ने तैयार किया। ठीक है, और तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया था? आइंस्टीन साहब के पास भेजा था। ठीक है, आइंस्टीन साहब के पास भेजा था। यानी इससे रिलेटेड डाटा को, इससे रिलेटेड डेंसिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड डाटास को, जिस कारण इस टेम्परेचर पर और इस डेंसिटी पर इस बोसॉन एटम को लिक्विफाई किया गया था। ठीक है, उसका पूरा कैलकुलेशन जो है SN बोस साहब ने किया था। ठीक है, और उसी कैलकुलेशन को इन्होंने क्या किया? आइंस्टीन साहब के पास भेजा। ठीक है, तो आइंस्टीन साहब इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठीक है, और इसी कारण जो है उन्होंने क्या किया? एक नए एटम का दोनों ने मिलकर प्रेडिक्शन किया। ठीक है, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? BeC का नाम दिया था। अब C कंडेंसेट क्यों किया गया? कंडेंसेट का मतलब समझ रहे हैं कि इसको लिक्विफाई किया गया। इसी कारण जो है इसका नाम BeC दिया गया। ठीक है, इसी का इसका नाम BeC दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया गया। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि आखिर ये अनएक्साइटेड कैसे हो गया। ठीक है, आखिर ये अनएक्साइटेड कैसे हो गया? ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कैसे किया? सिंगल एटम जैसा बिहेव करना क्यों शुरू कर दिया? अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि BeC एक क्या है? सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम है। अनएक्साइटेड एटम है ना, जो क्या होता है? सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है।
सिंगल एटम के जैसा बिहेव करता है, बिहेव्स एज सिंगल एटम। अब दूसरा क्या हो गया है ना, ये अपने आइडेंटिटी को लॉस करता है, इट लॉसेस इट्स आइडेंटिटी, और ये अपने आइडेंटिटी को क्या करता है, लॉस करता है। तो अब हमें इसी दोनों के बारे में जानना है कि आखिर ये सिंगल एटम जैसा बिहेव क्यों करने लगता है, ठीक है, फिर ये अपने आइडेंटिटी को लॉस क्यों करता है, ठीक है, और किस कारण से सुपरफुल्ड अनएक्साइटेड एटम कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन पर कंसीडर करना है। वो इक्वेशन क्या है, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी गिवन बाय डी ब्रोगली, और इसी कारण से डी ब्रोगली इक्वेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। यानी वेव नेचर से रिलेटेड, वेव के ड्यूअल नेचर से रिलेटेड या लाइट के ड्यूअल नेचर से रिलेटेड डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया था, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन करते हैं। और ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जहां पर एच क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट का नाम देते हैं, जबकि पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यानी लेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, लेंथ ऑफ द वेव, है ना। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। अब सोचिए, मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि ये जो लैम्डा है, ठीक है, ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, अगर इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो लैम्डा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ मोमेंटम, अगर कर रहे हैं यहाँ पर कि मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, अगर मोमेंटम अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। इन दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है, मोमेंटम इंक्रीज करता है तो वेवलेंथ क्या होगा, मेरा डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या होगा, हम कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m into v, मास इनटू स्पीड, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मोमेंटम करते हैं। तो अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड भी इंक्रीज करेगा, स्पीड भी इंक्रीज करेगा, और अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो लैम्डा मेरा क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज होगा, वेव का लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी ये देखिए, ये वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, ये वेवलेंथ मेरा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ का लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही कंडीशन अपोजिट कर दिया जाए, अब सपोज कर लीजिए लैम्डा अगर मान लो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, लैम्डा अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि लैम्डा का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब मोमेंटम डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। अब स्पीड डिक्रीज होगा तो लैम्डा मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड अगर डिक्रीज होगा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी वेवलेंथ मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से वेवलेंथ क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। यानी वेवलेंथ देखिए क्या होगा, मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेवलेंथ किसको कहते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पर एक क्रेस्ट, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं, लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक है। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये वेवलेंथ मेरा क्या होता है, बढ़ जाता है, यहाँ वेवलेंथ मेरा क्या हो रहा है, घटा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर स्पीड बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या होता है, मेरा डिक्रीज करता है, अगर मेरा स्पीड घट जाता है तो वेवलेंथ क्या होता है, मेरा बढ़ जाता है। अब सोचिए थोड़ा सा, अब सोचिए, अभी हमने क्या बताया कि बोसॉन जो पार्टिकल, बोसॉन जो एटम है, इस बोसॉन एटम को क्या कहता है, कूल्ड कहता है, बहुत ही, है ना, बहुत ही कूल्ड किया था, बहुत ही लो टेम्परेचर पर कूल किया था, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा किया था। अब सोचिए, जितना ज्यादा ठंडा एटम होगा या पार्टिकल जितना ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, उसका स्पीड क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डाउन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोचिए कि जितना ज्यादा हम एटम को जितना ज्यादा कूल डाउन करेंगे उसका स्पीड क्या होगा, उतना
कम होगा, और स्पीड जितना कम होगा उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना बड़ा डिस्टेंस होगा वेव का, ठीक है। और इसी वेव को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड वेव का नाम देते हैं, ठीक है। जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब बहुत है ना, जिस वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड वेव का नाम देते हैं, ठीक है। अब सोचिए, तो जब कह रहे हैं यहाँ पर कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये वेव क्या होता है ना, ये वेव क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, मर्ज करना शुरू कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वेव है, अगर ये वेव का संख्या अगर बढ़ गया, वेव का लेंथ बढ़ गया, तो ये वेव क्या हो गया, यहाँ से देखिए मर्ज कर गया, ठीक है। यानी ये क्या होगा, दोनों वेव क्या होगा, आपस में मर्ज कर गया। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब वेवलेंथ अगर बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एटम का जो वेवलेंथ अगर बढ़ जाएगा तो ये वेव क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा, ठीक है। और मर्ज करने के बाद क्या होता है, ये एक एटम का फॉर्मेशन करता है, एक बड़ा एटम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। जब ये दोनों वेव जो आपस में एसोसिएट हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेव जो है आपस में क्या होता है, मर्ज कर जाता है, ठीक है, आपस में मर्ज कर जाता है। और इसी मर्ज करने के कारण ये वेव क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। उसी प्रकार ये जो एटम है, बोसॉन एटम इसको जब कूल किया जाता है तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, कूल्ड किया जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो स्पीड क्या होगा इस एटम का, कम हो जाता है। जब स्पीड कम हो जाएगा तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि पार्टिकल्स, लाइट है ना, लाइट जो होता है वो डो नेचर शो करता है, और जब लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है, उसी प्रकार बोसॉन पार्टिकल का भी स्पीड का तो बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण वेव कैसा नेचर शो करता है। इसी कारण यहाँ पर वेव का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब कि जब बोसॉन एटम को बहुत ज्यादा कूल्ड किया जाता है, इसका स्पीड कम होता है, इस बोसॉन पार्टिकल का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। और इसी कारण जो है वेवलेंथ बढ़ने के कारण ये एटम आपस में क्या होता है, कंजर्व करता है, मर्ज कर जाता है। और मर्ज करने के बाद ये क्या होता है, एक बड़े एटम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और जब बड़ा एटम का फॉर्मेशन करेगा तो ये छोटा एटम अपने आइडेंटिटी को क्या करता है, लॉस कर देता है, क्योंकि अब एक बड़ा एटम बन गया है, ठीक है, एक बड़ा एटम जुड़कर बन गया है। इसी कारण क्या करता है, इस बड़े एटम बनने के कारण, मर्ज हो जाने के कारण ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, ठीक है, लॉस कर देता है। और इसी अपने आइडेंटिटी को लॉस करने के कारण ये क्या होता है, अनएक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। जब ये एटम, बोसॉन एटम जब आपस में जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद क्या करता है, एक बड़े एटम का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। और आइडेंटिटी लॉस करने के कारण ये क्या होता है, अनएक्साइटेड हो जाता है। इसी अनएक्साइटेड सुपर कूल्ड एटम को क्या कहा गया, बीईसी कहा गया, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि बीईसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना था कि आखिर यहाँ पर बोसॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोसॉन, तो देखिए यहाँ पर बोसॉन क्या है, कह रहा है कि बोसॉन एटम का मतलब है कि वैसा एटम जिसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, कह रहा है कि वैसा एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो है अगर इवन नंबर आ जाए, जिस एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम अगर इवन नंबर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोसॉन एटम कहते हैं। जैसे हीलियम में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 ही न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या होगा, बोसॉन एटम होगा, ठीक है। तो जिस एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम अगर इवन नंबर आता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बोसॉन एटम कहलाता है। और अगर इन तीनों का सम, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम अगर ऑड नंबर आता है तो उसे हम फर्मियन का नाम देते हैं,
ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ बोसॉन एटम का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब बोसॉन एटम के गैस को सुपर कूल्ड किया जाता है तो वो अनएक्साइटेड जाता है, सुपर कूल्ड एटम हो जाता है। इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम को, है ना, इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम को हम BEC का नाम देते हैं, जिसे कंडेंस करने के लिए हम सुपर कूल्ड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273.16 केल्विन का यूज करते हैं। और इसके लिए डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम रखा जाता है, क्योंकि डेंसिटी अगर हम कम रखेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या होगा, लिक्विफाई कर सकता है। इसी कारण यहाँ पर डेंसिटी को कम किया जाता है। ठीक है, तो इसी सुपर कूल्ड अनएक्साइटेड एटम को हम BEC का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।